का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल टीसी सिकंदर सर के क्लास में। तो आप लोग हमारा पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि हम A to Z 9th का 10th का 11-12 का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए आप लोग गर्दा का भरना है साइंस में या मैथ में, ऑल सब्जेक्ट में। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और नोट्स बनाइए। हमारा जैव प्रक्रम का पार्ट 4 होने वाला है, तो इसके पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा और तब पार्ट 4 समझिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो पहले बताए थे कि मनुष्य के आहार नाल में कितना भाग होता है, तो कितना भाग होता है? मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी कि 5 गो स्टेशन से पार करने के बाद भोजन छुआ में पच जाता है पूरा अच्छी तरह से। तो देखो, तो मुख्य गुहा में 3 चीज पाया जाता है। पहला हो गया दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लाल ग्रंथि ना लार ग्रंथि है। तो मुख्य गुहा में नो, तो मुख्य गुहा में 3 चीज पाया जाता है। पहला दांत, दूसरा लार ग्रंथि और तीसरा जीभ। तो जीभ और दांत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, और पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि कितना होता है? तो 3 जोड़ी। जोड़ा में पूछेगा कितना जोड़ा पाया जाता है, तो 3 जोड़ा। नाम पूछेगा कि नाम बताओ, तो पहला हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, और दूसरा का सब मैंडिबुलर, और तीसरा का सब लिंगुअल ग्रंथि। हो गया नो। और तीनों मिलकर एक एंजाइम का निर्माण करता है। बताइए वो कौन सा एंजाइम बनेगा? तो टाइलिन एंजाइम। हो गया नो। और टाइलिन एंजाइम का काम है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट को मारता है, यानी कि पचाता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें 3 गो चीज बनता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। समझ में तो लगे? तो टाइलिन एंजाइम पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। देखो, लार ग्रंथि 3 प्रकार के, कौन कौन? तो पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। यानी कि P से पैरोटिड ग्रंथि, S ले सबलिंगुअल ग्रंथि, S B से सब लिंगुअल ग्रंथि। हो गया। कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज में, कौन बदलता है? तो टाइलिन एंजाइम। अब देखिए, कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं? तो मनुष्य के आहार नाल में एक विशेष प्रकार का गति होता है। वह गति भोजन को आमाशय के दीवार की ओर ले जाता है, तो उसी गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। जब हम भोजन करते हैं तो एक गति होता है, यानी कि आगे की ओर भोजन को ले जाने वाला, तो उसी गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। और भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली के बाद आमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा नो। तो अब बताओ कि मतलब भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख्य गुहा से शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो निकलता है तो मुख्य गुहा से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया, तो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो गया मुख्य गुहा से। बोलेंगे मुख्य गुहा से प्रारंभ हो गया। अब देखिए, अब आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। आमाशय को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा फुंडिक। अब देखिए, आमाशय के दीवार में एक कोशिका पाई जाती है जो खंभा की आकार का होता है, स्तंभ की आकार का होता है, तो उसे बोलेंगे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। उस कोशिका का नाम क्या है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। अब देखिए,
स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का भाई होता है 3 गो है। सबनी के भाई 3 गो हैं। छोटी आंत के भाई 3 गो, बड़ी आंत के भाई 3 गो, उसके बाद अंग्नाशय के भाई 3 गो, समझ में आ गया तो लगे। और उसके बाद लार ग्रंथि के भाई 3 गो, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका के भाई 3 गो, छोटी आंत के कगो 3 गो। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, हो गया नो। अब बड़ी आंत के भी 3 गो। बड़ी आंत के कौन कौन? सिकम, सिकिम ना, सिकम, सिकम, कोलन, रेक्टम। तो हाँ, अभी देखो, अब यहाँ तक हम लोग हैं। तो पहला हो गया म्यूकस या सलेस्मा, दूसरा भित्तीय या अम्लजन, अम्लजन, और तीसरा हो जाएगा मुख्य या जाइमोजिन। समझ में आ गया तो लोग? पहला कौन? पहला हो गया म्यूकस या सलेस्मा, और दूसरा का नाम हो गया भित्तीय या अम्लजन। तू लोग अपन याद करो अपन मन में, इना कि खाली बोर्ड पे देख के आ खाली पढ़ दो, देख देख के मन में याद करो करके। और तीसरा हो जाएगा मुख्य या जाइमोजिन। नाम बहुत टेढ़ है। तो अब म्यूकस या सलेस्मा से जो रस निकलता है उस रस का नाम हो जाएगा म्यूकस। उस रस का नाम हो गया म्यूकस। अब देखो, भित्तीय या अम्लजन से जो रस निकलेगा उस रस को बोलेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया बैटरी का पानी, जिसको तेजाब बोला जाता है, बहुत खतरनाक होता है? अब देखेंगे कि पेट में इसका क्या काम है और किस लिए मतलब इसको रखा गया है। अब तीसरा हो गया मुख्य या जाइमोजिन, मुख्य या जाइमोजिन। तो इससे जो निकलता है रस उसे बोलेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। क्या बोलेंगे? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, अब M से म्यूकस, H से HCF, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, N से निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ये तीनों मिल के बना देगा जठर रस। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, अब म्यूकस का क्या काम है, HCl का क्या काम है, और मुख्य और यानी कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का क्या काम है, इसके बारे में समझेंगे। तो म्यूकस से पहले देख लेते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जरूरत हमारे पेट में आमाशय में क्यों पड़ा। तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया जो आँख से नहीं दिखाई देता है, बहुत छोटा छोटा होता है, तो जो भोजन के माध्यम से आमाशय में चल जाता है तो उसको मारने वाला कोई चाहिए। तो भगवान ने एक अम्ल दे दिए कि तुम जाओ उसमें मतलब उन सबको मार देना। तो वो मतलब क्या करता है, उन सभी जीवाणु को, कीटाणु को, बैक्टीरिया को मारने का काम किसको है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को। समझ में आ गया तो लगे? तो अब देखो अगला स्लाइड में, रोको करके, हो गया? देखो जाओ, देखो तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे। म्यूकस का काम देखना है सटाद्वारम से, HCl का काम देखना है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का काम क्या है। तो देखो, तो सबसे पहले HCl भोजन में आए हुए बैक्टीरिया कीटाणु को मार देता है? और आमाशय के दीवार का सुरक्षा कौन करता है? तो म्यूकस, यानी कि म्यूकस आमाशय को HCl और जठर रस से बचाता है? क्योंकि HCl बहुत खतरनाक अम्ल होता है, पेट के दीवार को यानी कि आमाशय के दीवार को गला देगा। समझ में आ गया तो लगे? कभी काल जब ज़्यादा देर तक कोई भूखा रह जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? कि वहाँ पर HCl तो हमेशा निकलेगा और उसको कीटाणु को, बैक्टीरिया को पचाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आमाशय के दीवार को पचाने का काम शुरू कर देगा है। तो वहाँ पर घाव हो जाता है, चाहे दर्द करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। घाव का नाम क्या है? पेप्टिक अल्सर। समझ आ गया तो लगे? अब बच गया कवन?
अब बच गया निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, उसका क्या काम है, समझ में आ गया तो लोगे। तो अब देखो, यानी कि कहाँ पर थे, हाँ, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन और प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिल के बना देता है पेप्टोन। पेप्टोन बना दिया, और घाव का नाम है पेप्टिक अल्सर। समझ में आ गया तो लोगे। अब देखो, आमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है, तो 3 से 4 घंटा तक, 3 से 4 घंटा तक भोजन कहाँ रहता है, आमाशय में, यानी कि पेट में रहता है। हो गया ना क्लियर। अब देखो, अब जठर ग्रंथि से एगो रस निकलता है, उस रस का नाम क्या है, तो जठर रस। क्या नाम है, जठर जठर रस। हो गया ना। तो कितना लीटर निकलता है प्रतिदिन, प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस निकलता है। 3 लीटर बहुत ज्यादा हो गया, 3 लीटर दूध कितना होता है, पूरा कमंडल भर जाएगा। तब प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 3 लीटर जठर रस निकलता है। समझ में आएगा तो लगे इतना। अब देखो, अब जठर ग्रंथि से जठर रस प्रतिदिन निकलता है 3 लीटर। अब अमाशय में पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसे कहा जाता है काइम। इतना हो गया क्लियर। तो अब देखेंगे यकृत के बारे में। तो यकृत हो गया हमारा सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि कितना बताए थे, 2 गो। कौन कौन, तो पहला यकृत, यकृत, दूसरा अग्न्याशय। हो गया नो। तो अब देखो, यकृत का वजन होता है 1.5 kg का। यकृत किधर होता है शरीर में, तो दाहिने किनारा होता है। समझ में आ गया तो लगे। यकृत का काम है कि पित्त बनाना। यकृत क्या बनाता है, पित्त। अब पित्त अब जिस थैली में जमा रहता है उस थैली को बोला जाता है पित्ताशय। उस थैली को क्या बोला जाता है, पित्ताशय है। अब देखो, अब पित्त को ले जाने वाला कोई चाहिए। अब नली से अब ओजे नहीं न रहेगा, एक ही जगह रहेगा, कहीं जाने उसको चाहिए। अब पित्ताशय से जो पित्त निकलेगा, तो पित्त का क्या काम है, कि पित्त का काम है कि जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत के ऊपर वाला भाग, छोटी आंत के ऊपर वाला भाग को कहते हैं ग्रहणी। समझ में आ गया तो लगे। तो जाएगा कहाँ, जाएगा ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जा करके भोजन को पचाएगा। हो गया नो। तो जिस नली के माध्यम से जाता है पित्त छोटी आंत के ग्रहणी में, कैसे छोटी आंत हो गया 3 प्रकार के, उसका 3 गो भाग हो गया, ग्रहणी, जेजुनम आ इलियम। हो गया नो। ऊपर वाला के बोलते हैं ग्रहणी, आ बीच वाला के जेजुनम, आ तीसरा के नीचे वाला के इलियम। हो गया। तो पित्त कहाँ जाएगा, पित्ताशय से पित्त जाएगा ग्रहणी में। और जिस नली के माध्यम से जाता है तो उस नली का नाम है पित्त वाहिनी। यानी कि पित्त को ले जाने वाला वाहन को पित्तवाहनी, पित्तवाहिनी। समझ में आ गया तो लोग इतना। तो अब देखो, अब ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, बताओ। पित्त क्या होता है, तो पित्त क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ये होता है हल्का हरा, ग्रीन। हाँ, समझ में आ गया तो लगे। तो अब देखो, यकृत को इंग्लिश में लिवर। तो इसका वजन हो गया 1.5 kg का। पित्त का यानी कि देखिए, सॉरी, यकृत का वजन हो गया 1.5 kg का, 1.5 kg का इसका वजन हो गया कितना, 1.5 kg का। अब पित्त, अब देखो पित्त, हाँ, यकृत क्या निकालता है, यकृत से क्या निकलता है, यकृत से क्या निकलता है। देखो यहाँ ध्यान से देखना, बहुत मतलब कम छोट छोट जगह पर बहुत ज्यादा चीज लिख दिए हैं, पूरा यकृत के बारे में समझा दिए हैं। तो यकृत से निकलता है पित्त, समझ में गया। और जो पित्तवा जिस थैली में रहेगा उस थैलिया का नाम हो गया पित्ताशय। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो, अब पित्त को छोटी आंत के ग्रहणी में ले जाने वाला वाहन को बोलते हैं पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी। समझ में आ गया तो लगे।
यानी हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या है? बाइक, साइकिल, टेम्पू, बस। तो उसको क्या कहेंगे? वाहन कहेंगे, हैं? तो पित्त को ले जाने वाले गाड़ी को पित्तवाहिनी। अब देखो कहाँ मिलता है, तो बताए थे तो लोग कि छोटी आंत के ग्रहणी में। अब देखो कौन साइड होता है, दाहिने किनारा कि बाएं किनारा? तो दाहिने दाहिने होता है। कौन दाहिने होता है? यकृत। यकृत होता है दाहिने। अब स्वाद में स्वाद में क्षारीय होता है। कौन? पित्त। पित्त होता है क्षारीय। अब पित्त का रंग होता है हल्का हरा। अब देखो पित्त वासा को तोड़ता है। ध्यान से देखो, वासा को कौन तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को तो तोड़ दिया टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा टाइलिन। वासा को तोड़ेगा पित्त। यानी कि वासा को पचाएगा कौन? पित्त। हो गया। देखो तो वासा हर अब देखो कहाँ था, वासा को तोड़ता है, पित्त वासा को तोड़ता है। अब जैसे अब देखो यह अम्लीय भोजन को पित्त के माध्यम से क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जब वो एगो अग्न्याशय है तो अग्न्याशयी रस निकलता है, हैं? तो उसका एगो अलगे ड्रामा है। वो कहेगा कि हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, हैं? हमारा इतना क्षमता नहीं है कि हम अम्लीय भोजन को पचाएंगे। तो यकृत बोलेगा कि तब रुक, तब हम तुमको बना देते हैं अम्लीय को क्षारीय, तब पचा देगा नो? तब कहेगा हाँ तब पचा देंगे। तब अब क्षारीय को आराम से पचा देगा नो? तो अम्लीय को क्षारीय में बदलता है कौन? पित्त। पित्त न बदलेगा। और तब होने से नली से आएगा अग्न्याशय रस, और उसको अब भोजन को क्षारीय से कोनो दिक्कत नहीं है, उसको अम्लीय से दिक्कत है। समझ में आ गया तो लोग? तो यहाँ तक तो लोग समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा यकृत का टोटल समाप्त है। अब देखते हैं अग्न्याशय के बारे में। तो अग्न्याशय का आकार कैसा है? देखने में कैसा लगता है अग्न्याशय का? पान के पाता जैसा, पान के पाता के आकार का होता है। अब देखिए, अब अग्न्याशय से जो रस निकलता है उस रस का नाम है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस। अब देखो, अब अग्न्याशयी रस को जो लेने वाला नली होता है उसे बोलते हैं अग्न्याशय वाहिनी। अग्न्याशय वाहिनी। अग्न्याशय से जो नली आता है उसमें जो अग्न्याशयी रस आता है तो उस नली को बोलते हैं अग्न्याशयी वाहिनी। हो गया नु? फिर पूछेगा कि बताओ ये आकर के किस भाग से मिलता है, छोटी आंत से कि बड़ी आंत से? तो छोटी आंत से बताना है। अब पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग से? तो ऊपर वाला भाग जो ग्रहणी। हो गया नु? ग्रहणी के भाग से आकर के मिल जाता है। और यहीं पर भोजन को पचाना है नु, तो सहायक ग्रंथि हो गया। अब ये अपना अंदर से रस निकाल के भेज देगा छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। समझने का तो लोग एकदम पूर्ण रूप से। अब पचने का काम तो शुरू हो गया है मुख्य गुहा से, है कि वहीं पर तुर दिया था टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट को मार दिया था, है? तो पचने वाला तो काम शुरू हो गया वहीं पर। तो इसीलिए भोजन मीठा लगने लगता है। भोजन जब हम मुंह में खाते हैं तो मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वह कार्बोहाइड्रेट काम में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। देखो तो अग्न्याशय का 3 गो बेटा, कगो बेटा? 3 गो। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। हो गया नो? यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि के मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। समझ में आ गया तो लोग? यानी कि यह छोटी आंत के ग्रहणी से भी जुड़ल रहेगा। ओकरो में मतलब ग्रहणी में भी भेजेगा एंजाइम, आ अपने ऊपरहू से पूरा छोड़त रहेगा पूरा अंदर में। समझ में आ गया तो लोग? यानी कि नली में भी छोड़ेगा और बहरी भी थोड़ा थोड़ा चारों तरफ छोड़ता रहता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। लेकिन यकृत जो है, यकृत में एगो पॉइंट छूट गया था, यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो लोग याद कर लेना है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। देखो
अब इसका आकार पान के पाता जैसा होता है। पूछेगा कि बताओ अग्न्याशय का आकार कैसा होता है, तो पान के पाता के आकार का होता है। समझ में आ गया तो लोग है। अब देखो जौन रस निकलता है अग्न्याशयी रस हो गया, यह अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है, इसको अम्लीय भोजन से है दुश्मनी है। तो इसका बगल में भाई है इसका, तो हेल्प कर देगा, कहेगा कि चलो हम अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देते हैं और तुम उसको पचा दो। तो यह अम्लीय भोजन से उसको क्या है, दुश्मनी है। समझ में आ गया तो लोग ये अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है। अब देखो अब एमाइलेज कौन आ गया, एमाइलेज प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कि दोनों मिल के बनाता है स्टार्च या ग्लूकोज। कौन कौन, एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कौन कौन बनाता है, ए बेला पढ़ के बंगरी, कौन कौन बनाता है, एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और एमाइलेज मिल के बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया ना, चाहे स्टार्च। अब देखो ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन अमीनो अम्ल। समझ में आ गया तो लोग है, ट्रिप्सिन और प्रोटीन मिलके अमीनो अम्ल। अब देखो अब इमल्सीकृत वसा। समझ में आ गया तो लोग है, इमल्सीकृत का मतलब जो छोटी आंत में जो भोजन होता है, जवन एंजाइम से जो पच गया छोटी आंत में, तो उसको बोलते हैं इमल्सीकृत वसा प्लस लाइपेज। ये दोनों मिल के बना देगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। देखने में है कि खाली खाना खाओ चल गया पेट में पच गया है, अंदर जाके देखो पढ़ो तब न पता चलेगा कि कितना एक में हार्ड है, कठिन चीज है। अब देखो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब देखो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है। समझ में आ गया तो लोग हैं। और उसके बाद देखो अब छोटी आंत को कब भाग में, 3 भाग में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। हो गया ना क्लियर है। अब देखो इसके आगे देखते हैं, रोको करके देखो, तो छोटी आंत के बारे में बता रहे थे ना। देखो छोटी आंत की लंबाई होता है 6 मीटर। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा बताओ, पूरा आहार नल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। समझ में तो लोग। तो शाकाहारी और मांसाहारी में आहार नाल दोनों में कोना का बड़ा होता है, तो शाकाहारी का आहार नाल की लंबाई बड़ा होता है, तो लोग ध्यान में रखना। मांसाहारी का आहार नाल छोटा होता है। समझ में तो लोग। देखो तो छोटी आंत को 3 भाग में बांटे थे, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। समझ में तो लोग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब देखो तुम लोग बताए थे कि ग्रहणी यानी कि जो ऊपर वाला भाग को बोलते हैं ग्रहणी, यानी कि छोटी आंत को 3 भाग में, यानी कि यहाँ से देख लो हई हो गया कौन, ग्रहणी। तो ग्रहणी में यानी कि यकृत से जो रस निकलता है और अग्न्याशय से रस निकलता है, तो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। समझ में तो लोग ने उतना ये बता चुके हैं पहले ही। और उसके बाद बीच में जो होता है, तो होता है कौन होता है, जेजुनम। जेजुनम होता है। और नीचे जौन होता है, नीचे हई हो गया जेजुनम, और नीचे हो गया जौन क्या होता है नीचे, इलियम। समझ में आ गया तो गए। तो ग्रहणी वाला काम तो ऊपर ही हो गया, कौन से, यानी कि यकृत से और अग्न्याशय वाला रस ले हो गया था। अब देखो अब जेजुनम के बारे में देख लो। तो जेजुनम के बारे में तुम लोग किताब में देख लेना, नाम बहुत टेढ़ टेढ़ है और तुम लोगों को समझने में भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पर सब लिखा है कि एमाइलेस प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन मिल के बनाता है माल्टोस। उसके बाद लाइन्स प्लस अम्लीकृत वसा मिल के बनाता है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो लोग किताब में से इतना देख लेना, जगह नहीं है। अब देखो अब इलियम का काम है कि इलियम में क्या होता है, इलियम में एक प्रोटीन और वसा को जो खाना पच गया पूरा बढ़िया से, तो उसमें पोषक तत्व और विटामिन जो होता है, तो उसमें एगो
खींचने वाला होता है, सोखने वाला। पूरा खाना पच गया तो वहाँ से विटामिन पोषक तत्व निकलेगा, तो कौन खींचेगा? तो इलियम में एगो होता है बिलाई। बिलाई जैसे दूध को एकदम सोख जाती है बिलाई ना, 2 मिनट के लिए छोड़ दो पूरा सोख के काम बराबर। तो उसी प्रकार से बिलाई, वही बिलाई के नाम से याद कर लो अपन, घर ही वाला बिलाई के कौन सोखता है दूध को? कौन सोखता है? तो बिलाई। तो इसीलिए पोषक तत्व को कौन सोखता है? तो बिलाई। बिलाई, बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में। आप खींच करके आप कहाँ पहुंच जाता है? कपार पे? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। अंग ना, अंग तो बड़ा हो गया, हाथ हो गया। और कोशिका यानी कि कोशिका जो आंख से दिखाई नहीं देता है, बहुत सब मतलब कोशिका शरीर के सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। यानी कि कोशिका, जो कोशिका के बारे में 9th क्लास में पढ़ना है, कोशिका के बारे में तो लोग बता देंगे जब बनाएंगे। तो विभिन्न अंग तक, विभिन्न अंग के विभिन्न कोशिका तक पोषक तत्व की जरूरत है। जैसे मान लो हम लोग के हर जगह जरूरत है पोषक तत्व के। जैसे यहाँ पर उंगली काट दो तो खून नहीं बहेगा, यहाँ हर जगह बहेगा। तो हर भाग में बिलाई पोषक तत्व को क्या कर देता है? फैला देता है। कैसे बताए थे तो लोग के पौधा में कि नीचे से जाइलम जल को लेकर के पौधा के विभिन्न भाग में नहीं फैलाता है, पत्ती तक लेके जाता है। पत्ती तक जाइलम जल नीचे से खींच कर पाता तक लेके देता है। पाता अपन सब प्रक्रिया करके खाना वाना बढ़िया से बना करके फॉलो क्या करता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O, उसके बाद CO2 मिलकर खाना बनाता है। और खाना बन गया तो पत्ता के विभिन्न अंग तक फैलाने का काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम पहुंचाता है। तो उसी तरह से हम लोग खींच के पूरा शरीर में फैलाता है। कौन? बिलाई खींच कर पहुंचाता है। देखो अब बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत कौ बेटा है? करो 3 गो। सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम के दूसरा नाम मलाशय। अब देखो सीकम, अब थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में देखो। अब तो बड़ी आंत देखो हेजा से काट करके लेके आ जाओ हेने तक, तो एगो भाग हो गया है। समझा तो लगे? यानी कि कोलन जो होता है, कोलन सबसे बड़ा वाला भाग होता है। हो गया ना क्लियर? हई हो गया यहाँ पर, हई रेक्टम हो गया। तो देखो हई हो गया, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है। कहाँ पर? बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक अंगुलीनुमा संरचना होता है। चलो बना दिए, हो गया नु? तो उसका नाम है अपेंडिक्स। उसका शरीर में, हम लोगों के शरीर में कुछ काम नहीं है। कबो कबो ऑन फंस जाता है तो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। अगर जगह बहुत छोटा है, भगवान उसको बहुत कम जगह में दिया है कि वहीं पर तुम रहना, अब बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो सबकी परेशान हो जाएगा, अंदर वाला सब है, सबकी का जगह फिक्स है और उसको धक्का धुक होने लगेगा। तो इसीलिए ही फैल जाता है, तब दर्द करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर इसको ऑपरेशन करके या काट के निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है हुआ है। क्योंकि जब मानव जंगल में रहा करता था बहुत पहले, तो वहाँ पर कच्चा भोजन ये सब मतलब नाना प्रकार का चीज ग्रहण करता था। आदिवासी जैसा जिंदगी, आदि मानव जैसा जंगल में जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ये सब घास फूस का पचाने का काम कौन करता था? अपेंडिक्स करता था। तो अब हम लोग के घास फूस पचेगा? घास खा लो, गाय के नाद में मुंह लगा दो तो पचेगा कब वो? तो अपेंडिक्स हालांकि मत देख रहे, अपेंडिक्स का एक पूछेगा कि अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग हो गया अपेंडिक्स। और यह सीकम के बगल में ये रहता है। तो देखो अंगुलीनुमा संरचना है, तो क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये क्या हो गया? अवशेषी अंग हो गया। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो कोलन, तो कोलन सबसे बड़ा अंग है। किसका? बड़ी आंत का सबसे बड़ा अंग कोलन को कहते हैं। अब देखो कोलन को 3 भाग में बांटा गया है। कोलन को कितने भागों में बांटा गया है? कोलन को 3 भाग में बांटा गया है। देखो यानी कि कोलन सबसे बड़ा वाला भाग हो गया, तो यहाँ से जा करके ऊपर वाला हो गया
ऊपरी गामी, ऊपर जा रहा है, ऊपर मुके नो, तो ऊपरी गामी। हाँ ये सुत गया, तो ये सुत गया तो हो गया अनुप्रस्थ। और फिर ओने से जब ढुल गया नीचे मुकी अधोगामी। समझ में तो लगा गया। कोलन के सबसे बड़ा अंग और उसके 3 टुकड़ा करो, तो ऊपर मुखी चढ़ो तो हो गया ऊपरी गामी, ऊपर मुखी जाओ तो ऊपरी गामी, और सुत जाओ जाके तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। छूट गया का जवाब? हाँ चल, कोलन कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। अधोगामी ओने सब आ जाओ, नीचे मुख ढरक जाओ तो हो गया का अधोगामी कोलन। इतना समझ में आएगा तो लगे। अब देखो रेक्टम, तो रेक्टम का दूसरा नाम मलाशय। समझ में आएगा तो लगे रेक्टम का दूसरा नाम है मलाशय। तो अब रेक्टम का क्या काम है? तो जो खाना पूर्ण रूप से पहुंच गया बॉडी हाथ में जा करके अब लास्ट में चल गया पूरा किनारे, तो एगो थैली होता है, वहीं पर बेकार पदार्थ जमा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम में जमा होता है, तो इसका काम है कि अपचा भोजन को मल के रूप में जमा करके रखना, थैलिया में जमा करके रखना, तो क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। तो रेक्टम तो लोग समझ में आ गया। अब देखो बॉडी आंत का काम, क्या काम है? कि भोजन से पानी को सोखना। अब भोजन से पानी को नहीं सोखना, यहाँ पर भोजन नहीं है, जिससे बेकार पदार्थ हो गया नु, तो उसमें पानी भी रहेगा नु, तो पानी के सोख लेता है कौन? बॉडी आंत। समझ में तो लोगे। अब देखो जीवाणु, उसी में एक जीवाणु पाया जाता है, कहाँ पर? मल वाला बेकार पदार्थ में। समझ में तो लोगे नु, तो उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है, जीवाणु का नाम ई कोलाई। ई कोलाई, ई कोलाई हम लोगों के लिए विटामिन देता है, हम लोगों को B12 एक विटामिन देता है, अब वह भोजन उसी में अपना करता है। समझ में आ गया तो लोगे। अब देखो अब कबो कबो बॉडी हाथ कहेगा कि हम पानी को नहीं सोखेंगे, हैं? कबो कबो बोलेगा कि पानी को नहीं सोखेंगे, तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाता है, पानी को नहीं सोखेगा। तो बॉडी आंत का काम भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया तो लगे पूरा बढ़िया ले? समझ में आ गया नु? अब इसको घरे जा करके 1-2 बार बढ़िया से रिवीजन कर लेना। कल हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, एक के वीडियो में क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट कर देंगे। तब तक इतने पर हम रोक रहे हैं।